नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अपना चौथा लेक्चर है और हम 3 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं आरएएस मेंस 2018 के पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 3 के पार्ट नंबर बी को, मैनेजमेंट को। ठीक है, और मैनेजमेंट के अंदर अपन ने अभी कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट पहले वीडियो में अपन ने लॉन्ग टर्म सोर्स को डिस्कस किया, फिर सेकेंड वीडियो में अपन ने शॉर्ट टर्म सोर्स को डिस्कस किया, फिर अपन ने थर्ड वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आज अपन जानेंगे किसके बारे में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने ये सारे लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार इन सारे लेक्चर को देख लेना। 3 लेक्चर हैं, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी लागत। पूंजी पे लागत है ना। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। और कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। देखो, अपन ये जानते हैं कि जो भी अपन कंपनी के साथ सोच रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि कंपनी कुछ भी बिजनेस करने के लिए क्या लेती है? लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, उस पैसे को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। या कंपनी छोड़ो, अगर आप खुद भी अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे मेन चीज क्या आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले पैसे की। उस पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल को अपन हिंदी में बोलते हैं पूंजी। बिजनेस में या व्यापार में पूंजी क्या है? जैसे इंसान के शरीर में एक ब्लड है, खून है। अगर अपने शरीर के अंदर खून नहीं हो तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, अगर अपने शरीर से सारा खून निकाल दें तो अपन मर जाएंगे। वैसे ही अगर बिजनेस से कैपिटल निकाल दी जाए तो बिजनेस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए बिजनेस के अंदर किसकी आवश्यकता है? सबसे ज्यादा मेन कैपिटल की, पूंजी की। अब वो पूंजी के लेने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे अपन ने डिस्कस किया था, कंपनी शेयर इशू कर सकती है। शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो अपन ने देखा था कि इक्विटी शेयर भी कंपनी इशू करती है और कई बार प्रेफरेंस शेयर्स भी कंपनी इशू करती है। ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं कि इक्विटी शेयर क्या होते थे? प्योर मालिक होते थे। कंपनी इन पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं पे करती थी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी क्या करती थी? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करती थी। और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस क्यों बोलते थे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्राथमिकता मिलती है किस पे? लाभांश के अंदर, डिविडेंड के अंदर। ठीक है, तो कंपनी अगर जब भी इनको पेमेंट करेगी डिविडेंड का, तो पहले किसको पेमेंट करेगी? प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद कंपनी पेमेंट करेगी इक्विटी शेयर को। ये अपन ने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में देख लिया था, तो अपन इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, अपना एग्जाम भी अब दिसंबर के अंदर आने वाला है और अपने पास टाइम भी लिमिटेड है। ठीक है, और मुझे आपको कम से कम जो पूरे पूरे 3 पार्ट हैं वो मैंने सोच रखे हैं, आपको मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक तो पार्ट नंबर बी जो है मैनेजमेंट, ये पूरा करवाऊंगा मैं आपको। एक नंबर पार्ट नंबर सी है जो पूरा का पूरा है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये करवाएंगे आपको। और एक इकोनॉमिक्स पे पार्ट भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको करवा के देंगे। ठीक है, और ये सब क्यों? क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ। ठीक है, और आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है कॉमर्स से लिंक होती है, तो इसको हम लोग पढ़ा सकते हैं आराम से। और मैं इसको पढ़ाते भी आ रहा हूँ करीबन 8 साल से, इसी टॉपिक्स को आराम से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आरएस में 2016 से जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों के सीए वगैरह में ये बहुत पहले से होते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लियर। तो कंपनी या तो कैपिटल किससे ले सकती है? ओनर से, मालिकों से। ठीक है, मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक भी शेयर है तो आप क्या कहलाओगे? मालिक कहलाओगे। वो बात अलग है, आप जाके कंपनी में डे टू डे, डेली बेसिस पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट 2013, वो कहता है कि मालिक अलग रहेंगे, मैनेजमेंट अलग रहेंगे, है ना। तो मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स कंपनी के। ठीक है, और जो मालिक है उनका काम क्या है? कई जो बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें उनसे पूछा जाएगा। तो पूछा कैसे जाता है? मीटिंग होती है और सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है। हाँ, कुछ शेयर होल्डर आते हैं, कुछ शेयर होल्डर नहीं आते। ये अपन सब बातें डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी पहले ही। फिर कंपनी क्या करेगी? या तो अगर खुद के मालिकों से पैसा नहीं लेगी तो फिर किससे पैसा ले सकती है? डिवेंचर होल्डर से। शेयर ना इशू करे, अपन बोलते थे इनको इशू करना। शेयर्स कंपनी क्या करती है? इशू। इशू करना मतलब क्या होता है? बेचना। शेयर इशू करने से कंपनी के पास क्या आते हैं? पैसे आते हैं। तो अगर कंपनी शेयर नहीं इशू करे तो कंपनी क्या इशू कर सकती है? डिवेंचर। कंपनी शेयर इशू नहीं करती तो कंपनी क्या इशू कर सकती है? डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? एक तरीके से लोन होता है, और इस लोन को अपन क्या बोलते थे? डेप्ट।
ठीक है। वो डेप्ट अपन बोल सकते हैं, डेप्ट अपन बैंक लोन को ही बोलते हैं अगर बैंक से लोन लेते हैं तो। लेकिन डिवेंचर पर्टिकुलरली क्या होता है, डिवेंचर मतलब कि अपन ने लोगों को कुछ पत्र दिए हैं, उस पत्र को हिंदी में बोलते थे ऋण पत्र, और शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये समझो कि कंपनी, जैसे मान लो आपको आज बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको 10,000 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करने में। तो बताओ आप 10,000 रुपये कहाँ कहाँ से ले सकते हो? या तो आप अपने पापा से मांग सकते हो, या फिर आप बैंक में भी जा सकते हो, ठीक है, या अपने चाचा से ही मांग सकते हो, या अपने दोस्त से ही मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो, आपको लग रहा है ऐसा कि इन चारों के अंदर कुछ कंडीशंस अलग अलग होगी, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त से मांगोगे तो बात कुछ अलग होगी, अगर आप बैंक से लोगे लोन तो कुछ बात अलग होगी, और अपने पापा से लोगे या चाचा से लोगे तो कुछ बात अलग होगी। आपको लग रहा है ऐसा? तो सेम टू सेम ये इसमें भी अप्लाई होता है। अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को फील आता है कि हमने ओनर्स से पैसा लिया है, मालिकों से पैसा लिया है, ठीक है। तो शेयर इशू, जिसके पास भी कंपनी का शेयर होता है, चाहे भले ही एक शेयर क्यों ना हो, वो कंपनी का क्या कहलाता है, मालिक कहलाता है। बस ये बात अलग है कि वो कंपनी के डे टू डे काम में, मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उसमें वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है, ठीक है, कंपनी का, बहुत पहले से खरीद रखा है मैंने। तो वो उस टाइम खरीदा था 300 रुपये के आसपास। अब बताओ, अब मैं कंपनी का कौन कहलाऊंगा, मालिक कहलाऊंगा। लेकिन क्या मैं रिलायंस के अंदर जाके मुकेश अंबानी को बोल सकता हूँ कि मुकेश अंबानी अब आप ये काम करो, अब आप ये काम मत करो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 मना करता है। हाँ, मैं मालिक जरूर हूँ, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरे रिलायंस का अकेला मालिक हूँ। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे मालिक हैं, जिन जिन लोगों के पास हर एक कंपनी का शेयर है, चाहे वो कितने। अब रिलायंस का आपको क्या लगता है, इंडिया में बहुत लाखों लोगों के पास रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस के अपन कहेंगे लाखों मालिक है। मतलब रिलायंस के पास हम लोगों की क्या है, सॉरी, हम लोगों के पास रिलायंस की क्या है, हिस्सेदारी है, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी हिस्सेदारी है? मान लो रिलायंस के टोटल 1 करोड़ शेयर हैं, तो मेरे पास उसमें से एक शेयर है, तो मेरे पास 1/1 करोड़ शेयर की हिस्सेदारी। आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, 1/1 करोड़, तो बहुत कम बैठेगा, पॉइंटों में भी आएगा वो, है ना, एक तरीके से पॉइंटों में आएगा। हाँ, जिसके पास 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है तो वो एक तरीके से कंपनी के अंदर अच्छा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है, नियंत्रण इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो जैसे आज आप देखो BSNL कंपनी है जैसे, तो BSNL कंपनी के अंदर BSNL कंपनी के शेयर आपको मार्केट में दिख जाएंगे आराम से। आप गूगल करो और लिखो BSNL के शेयर की क्या प्राइस चल रही है, मान लो 500 रुपये आ रहा है। अब आप चेक करो कि BSNL के शेयर किसके पास है ज़्यादा, तो BSNL के शेयर किसके पास है ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास है। तो उसकी मालिक मेन कौन है, 50% से क्योंकि शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो उसकी मेन मालिक कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अपन कई बार कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, है ना, आपको याद होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इंदिरा गांधी ने 1969 में शायद 14 बैंक्स का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1980 के अंदर 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो मतलब टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी ने? 20 बैंकों का, है ना। तो राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन। अपन क्या बोलते हैं राष्ट्रीयकरण को हिंदी में, इंग्लिश में नेशनलाइजेशन। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। तो इसका मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी ने उन बैंकों की क्या कर दी थी, हिस्सेदारी परचेज कर ली थी, है ना। मतलब गवर्नमेंट ने परचेज कर ली थी, इंदिरा गांधी मतलब गवर्नमेंट ने परचेज कर ली थी। अब वो बैंक क्या है, सरकारी बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट अगर उनको करना हो तो क्या करो, उस शेयर को बेच दो। प्राइवेट मतलब किसी को भी बेच दो आप। अभी क्या है, वो बैंक सरकारी बैंक है। तो अगर वो जो शेयर है वो अगर नॉर्मल पब्लिक के पास चले जाएंगे, है ना, या किसी एक पर्सन के हाथ में, मान लो सपोज करो आज हमारी सरकार क्या करती है, किसी बैंक की कंपनी के शेयर मुकेश अंबानी को बेच देती है, तो अब कौन ओनर बन जाएगा, मुकेश अंबानी बन जाएगा, अगर 50% से ज़्यादा खरीद लेंगे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओनर तो ध्यान रखना, एक शेयर होल्डर भी ओनर है, लेकिन नियंत्रण कब आता है, कंट्रोल कब आता है कंपनी पे, जब आपके 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो डिवेंचर में क्या है, ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं होती, लेकिन शेयर में क्या होती है, ओनरशिप स्टैब्लिश हो जाती है। तो दोनों लोन लेने के, दोनों क्या है, पैसे लेने के तरीके हैं। देखो ध्यान रखना, दोनों से आते पैसे ही हैं, ठीक है। अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो कंपनी शेयर इशू करेगी, तो भी क्या आएंगे, गांधी जी वाले नोट आएंगे, ठीक है। और अगर कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तब भी क्या आएंगे, गांधी जी वाले नोट आएंगे। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है,
दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होती है। बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद होना चाहिए। अब अपन देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कंपनी किस आधार पे सोचती है कि मुझे शेयर इशू करनी चाहिए, और कंपनी किस आधार पे सोचती है कि मुझे डिवेंचर इशू करने चाहिए। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं अब। तो देखो, तीन बेसिक बातें होती है जिस पे सोचा जाता है कि कंपनी शेयर इशू करेगी, डिवेंचर इशू करे। पहली बात रिस्क, दूसरी बात कॉस्ट, और तीसरी बात कंट्रोल। इसे शॉर्ट में कहते हैं RCC, रिस्क, कॉस्ट और कंट्रोल। अब आपने मेरे पहले के लेक्चर अगर देख रहे हैं शुरुआत के तीन, तो आपको ये तीनों बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, वरना नहीं भी देख रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने की। रिस्क, पहली बार बताओ, रिस्क कंपनी के हिसाब से रिस्क सबसे ज्यादा किस केस में है? डिवेंचर में रिस्क ज्यादा है कि शेयर में रिस्क ज्यादा है? आप बताओ। रिस्क किस बात की, कि बताओ कि कंपनी को किस केस में रेगुलर पेमेंट करने की आवश्यकता है, डिवेंचर में या शेयर में? डिवेंचर में। क्यों? क्योंकि डिवेंचर पे कंपनी क्या पे करती है? ब्याज। डिवेंचर पे कंपनी क्या पे करती है? ब्याज, और उस ब्याज की क्या होती है? फिक्स रेट होती है। और उस ब्याज की क्या होती है? फिक्स रेट होती है। लेकिन शेयर पे कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभांश, है ना। डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभांश। तो डिवेंचर पे कंपनी क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट। और शेयर पे कंपनी क्या पे कर रही है? डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड कंपनी को फिक्स रेट से नहीं पे करना होता अगर वो शेयर कौन से हैं? इक्विटी। और मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन या फिर कोई भी कुछ आपको ना बोले तो आप हमेशा शेयर को क्या मानते हैं? इक्विटी शेयर ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, रिस्क किस केस में ज्यादा है? डिवेंचर के केस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को टाइम टू टाइम क्या पे करना पड़ता है? ब्याज पे करना पड़ता है, वो भी फिक्स परसेंटेज से। फिक्स परसेंटेज जैसे 10%, 12%, 13%, इसे कहते हैं फिक्स। ठीक है, लेकिन शेयर पे कंपनी को, इक्विटी शेयर पे ऐसा कोई डिविडेंड जो है टाइम टू टाइम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमने एग्जांपल देखा था एप्पल कंपनी का। एप्पल कंपनी के CEO थे जो स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए कोई भी डिविडेंड नहीं पे करा था। ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम्पल देखा था विजय माल्या का। विजय माल्या ने जैसे ही कंपनी से जो भी कंपनी, विजय माल्या की कंपनी का नाम क्या था? किंगफिशर एयरलाइंस। तो विजय माल्या की कंपनी ने, किंगफिशर एयरलाइंस ने जिन बैंकों से लोन ले रखा है, आप लोन भी क्या मानते हैं? डेप्ट होता है लोन भी एक, आप डिवेंचर मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो जिन बैंकों से लोन ले रखा था, अगर विजय माल्या उस बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, क्योंकि बैंकों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी। ठीक है, बैंकों ने उनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी कि आपको लोन रिपे करना पड़ेगा। बैंक दबाव भी बना रहे थे। तो विजय माल्या ने सोचा कि भाई अब इतने सारे हो चुके तो मुझे क्या करना चाहिए? इस देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। और ऐसे ही किसके साथ हुआ रिसेंटली? नीरव मोदी के साथ। नीरव मोदी ने भी बैंक से लोन लिया। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कराया, जिसे बोलते हैं LOU, और वो एक गारंटी थी। और उस गारंटी को ले जाके एक्सिस बैंक से लोन ले लिया, हांगकांग में जाके, बैंकॉक में जाके। और वो लोन लेने के बाद जो है वो लोन रीपे नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी आती है? पंजाब नेशनल बैंक की। क्योंकि नीरव मोदी की लोन की गारंटी किसने दे रखी थी? पंजाब नेशनल बैंक ने। लेकिन ध्यान रखना, लोन किसने दिया था नीरव मोदी को? एक्सिस बैंक की ब्रांच ने। और एक्सिस बैंक की जो हांगकांग वाली ब्रांच थी और बैंकॉक वाली ब्रांच थी, उन्होंने उसको लोन दिया था। ठीक है, और अल्टीमेटली नीरव मोदी, पता लगा बाद में कि लोन रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है, तो सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई? पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। ठीक है, PNB के ऊपर। और भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी उसके अंदर, लेकिन अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्या है? रिस्क। बताओ दोस्तों, रिस्क किस में ज्यादा है? डिवेंचर में ज्यादा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। अब मुझे बताओ, दोनों केस में से कॉस्ट किस केस में ज्यादा है, किस केस में कम है? देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो कम आती है, पिछले क्लास में भी समझाया था, कॉस्ट जो कम आती है किस केस में कम आती है? डिवेंचर में। डिवेंचर में कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। क्यों कम आती है डिवेंचर में कॉस्ट? रीजन क्या होता है इसका? क्योंकि डिवेंचर पे एक तो कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कंपनी को डिवेंचर पे क्या मिलता है? टैक्स की छूट मिल जाती है। कंपनी जो भी ब्याज पे करती है, कंपनी जो भी ब्याज पे करती है, वो कंपनी के प्रॉफिट में से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और फिर कंपनी को इस वजह से टैक्स भी क्या करना पड़ता है? कम पे करना पड़ता है।
तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी पोजीशन है। पहली बात है ना कि कंपनी को जो भी कंपनी डिवेंचर पे ब्याज पे करती है उसका टैक्स का क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। तो बताओ ये कंपनी के लिए फायदा है या नहीं है? हाँ फायदा है। लेकिन शेयर पे जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, जब शेयर पे कंपनी लाभांश पे करती है, तो कंपनी को ऐसी कोई भी छूट नहीं मिलती है ना। ठीक है, तो बताओ दोनों में से सस्ता कौन सा, दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है आपको जिसमें टैक्स की छूट मिल रही है? वो है डिवेंचर, है ना, ब्याज, डिवेंचर का ब्याज। तो कंपनी इसलिए क्या करती है, जब अपन कंपनी कॉस्ट की बात आती है तो कंपनी को कॉस्ट में कौन सी चीज अच्छी लगती है? डिवेंचर पे, है ना, डिवेंचर वाली चीज अच्छी लगती है। दूसरी बात, एक और बात करते हैं, ये तो अपन ने बात करी टैक्स की, ठीक है। तो टैक्स में फायदा कब मिलता है? जब कंपनी क्या इशू करती है? डिवेंचर। डिवेंचर में कॉस्ट कम लगती है, इसका एक और कारण है क्या, कि एक्सपेक्टेशन जो होती है, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? उम्मीद जो होती है, उम्मीद किस केस में जो इन्वेस्टर होते हैं ज्यादा होती है उनकी उम्मीद कंपनी से, वो किस केस में अपेक्षा ज्यादा रखते हैं? कौन अपेक्षा ज्यादा रखेंगे? शेयर होल्डर ज्यादा रखेंगे अपेक्षा कंपनी से, या डिवेंचर होल्डर ज्यादा रखेंगे? सर शेयर होल्डर अपेक्षा ज्यादा रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन जो होती है, उम्मीद जो होती है, वो किसकी ज्यादा होती है? मतलब कौन ज्यादा उम्मीद रखता है कंपनी? शेयर होल्डर ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद किस बात की? रिटर्न की, परसेंटेज की। ठीक है, मान लो डिवेंचर होल्डर सोच रहे हैं कि हमें 10% ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर क्या सोचेंगे कि हमें 12-13% कंपनी से फायदा मिलना चाहिए, है ना। अब वो जरूरी नहीं डिविडेंड के रूप में मिले, हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था। तो कंपनी के शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं, हमारे शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़ती रहनी चाहिए, भले ही कंपनी डिविडेंड दे या नहीं दे। ठीक है, ऐसा क्यों? डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कम है और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आप बता सकते हो क्या ऐसा क्या रीजन है कि शेयर होल्डर क्या है, कंपनी से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो सारा का सारा रिस्क जो है, सारा का सारा जो रिस्क है वो कौन उठा रहे हैं बेचारे? वो शेयर होल्डर उठा रहे हैं। ठीक है, वो शेयर होल्डर उठा रहे हैं, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया ना कि डिवेंचर के केस में तो किसको रिस्क है? कंपनी को। ठीक है, डिवेंचर के केस में उस पर्सन को थोड़ा रिस्क है जिसने लोन दिया है। जिसने लोन दिया है वो तो क्या सोच रहे हैं कि मैंने लोन दिया है, मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा, चाहे कंपनी लॉस कमाए चाहे प्रॉफिट कमाए, मैं तो इसका जीवन में पीछा छोड़ूंगा ही नहीं। समझ में? लेकिन शेयर होल्डर जो शेयर धारक हैं वो तो बेचारे क्या सोच के बैठे हैं कि डिविडेंड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें तो क्या होता रहना चाहिए? शेयर की प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, वो ये सोचते हैं। और अगर कभी भी वो लोग ये डिमांड नहीं करते कि हमने जितना पैसा कंपनी को शेयर खरीदते समय दिया था, ठीक है, वो कंपनी कभी हमें वापस देगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था शेयर का रिडम्पशन या शेयर का जो शोधन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि हमेशा मालिकों की एक्सपेक्टेशन, देखो शेयर होल्डर कौन है? मालिक। हमेशा मालिकों की जो उम्मीद होती है वो ज्यादा होती है किससे? डिवेंचर होल्डर से। डिवेंचर होल्डर कौन है? बाहर वाले। ठीक है, और जो मालिक हैं वो कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की हमेशा उम्मीद क्या होती है? ज्यादा होती है। आप एक काम करो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, और आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बैंक से लोन लिया, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत खुद का पैसा भी लगाया। मान लो आप बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो 10% दे रहे हो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप खुद कितना कमाना चाहोगे? 10% से कम कमाना चाहोगे, 10% से ज्यादा कमाना चाहोगे? ऑब्वियस ही बात है कि आप 10% से ज्यादा कमाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो हम बैंक को ही 10% ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, आप बैंक को ही 10% ब्याज दे रहे हो तो हमें तो 10% से ज्यादा मिलना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि हम क्या, हाँ, पूरी रिस्क कौन उठा रहे हैं? हम उठा रहे हैं खुद। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उठा रहे हो। अगर आप बैंक को ही 10% ब्याज दे रहे हो तो आपकी उम्मीद क्या होनी चाहिए कि आप 10% से ज्यादा कमाओ। तो वही चीज क्या होती है इसमें अप्लाई होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो सारा का सारा रिस्क उठा के बैठे हैं। रिस्क किस चीज का? कि वो बेचारे सोच रहे हैं कि हमें डिविडेंड मिले या नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको कभी भी उनका जो दिया हुआ पैसा है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी कोई बात नहीं है उनके लिए, ठीक है। लेकिन इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमेशा कंपनी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी रिस्क बियर कर रहे हैं। लेकिन कौन रिस्क नहीं बियर करता? डिवेंचर होल्डर रिस्क कुछ भी बियर नहीं करते, ठीक है। डिवेंचर होल्डर के रिस्क कौन बियर करता है? उल्टा कंपनी बियर करती है। कंपनी के माथे पे टेंशन रहती है कि कंपनी को रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट चुकानी है,
ये सारी दिक्कतें किसके माइंड में रहती है? कंपनी के माइंड में रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? अगर नहीं आया कुछ समझ में तो पूछ लेना कमेंट के अंदर, मैं बता दूंगा। और कंट्रोल, कंट्रोल वाली बात करते हैं। आप मुझे बताओ, शेयर के केस में कंट्रोल जो है वो ज़्यादा कंपनी का फैलता है या फिर डिवेंचर के केस में फैलता है? बताओ। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी जितने ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ाएगी, मतलब कंपनी जितने ज़्यादा अपने शेयर इशू करेगी, तो इसका मतलब कंपनी के जो मालिक हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओनर जो है वो बढ़ते जाएंगे। आप बोलेंगे सर अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। मतलब कंपनी की हिस्सेदारी बहुत सारे लोगों के पास जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर अब बहुत सारे लोगों का नियंत्रण है, कंट्रोल है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कंपनी को बहुत सारे लोग कंट्रोल करें। लेकिन डिवेंचर होल्डर, ठीक है, डिवेंचर होल्डर क्या कंपनी को कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं। एक बार उन्होंने लोन दिया, उनको अब किससे मतलब है? केवल ब्याज से और उनके पेमेंट से। वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी को। कंट्रोल करना मतलब, कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है? वोट देने से, वोटिंग राइट्स, वोट का अधिकार। बताओ वोट का अधिकार किसको होगा? शेयर होल्डर को होगा कि डिवेंचर होल्डर को होगा? सर ऑब्वियस ही बात है, वोट का अधिकार केवल किसको दे रखा है? शेयर होल्डर को दे रखा है। मैंने आपको ये पिछले 3 क्लासों में बताया था कि वोट का अधिकार केवल किसको होता है? शेयर होल्डर को होता है। डिवेंचर होल्डर को वोट का अधिकार बिल्कुल भी कंपनी नहीं देती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो बताओ, आप बताओ, रिस्क के हिसाब से कंपनी को क्या इशू करना चाहिए? रिस्क कंपनी के लिए किस केस में ज्यादा है? कंपनी के माथे में रिस्क कब है? जब कंपनी क्या इशू करती है? डिवेंचर। ठीक है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मतलब जो मूल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो रिस्क किस केस में जाता है? डिवेंचर। तो बताओ, अगर रिस्क कंपनी सोचेगी तो कंपनी को क्या इशू करना चाहिए? कैसे पैसे उगाने चाहिए? शेयर से। ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या बढ़िया है? रिस्क के केस में शेयर अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। कंपनी के हाथ, कंपनी के नजरिए से सोचा जाए तो कंपनी को कोई भी रिस्क नहीं है। कंपनी को मर्जी है डिविडेंड दे या नहीं दे, ठीक है, आराम से। और कंपनी को शोधन करने की तो जरूरत है ही नहीं, रिडम्पशन करने की, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कॉस्ट। कॉस्ट किस केस में ज्यादा आ रही है? बताओ। कॉस्ट आ रही है शेयर के केस में ज्यादा। शेयर के केस में कॉस्ट क्यों ज्यादा आती है, या डिवेंचर के केस में कॉस्ट क्यों कम आती है? क्योंकि डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कम होती है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कंपनी जब टैक्स पे करती है ना, मतलब इंटरेस्ट पे करती है, ब्याज पे करती है डिवेंचर्स पे, तो कंपनी को उस ब्याज की क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है। लेकिन शेयर पे जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उस केस में कंपनी को कोई भी डिविडेंड की छूट नहीं मिलती है। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि कॉस्ट किस केस में कम आएगी? कॉस्ट किस केस में कम आएगी? डिवेंचर में। तो बताओ, कंपनी कॉस्ट के हिसाब से किस केस में जाना चाहेगी? डिवेंचर के केस में या शेयर के केस में जाना चाहेगी? डिवेंचर के केस में जाना चाहेगी। तो बताओ, रिस्क के हिसाब से कंपनी किस में गई थी? रिस्क के हिसाब से गई थी कंपनी शेयर के पास, क्योंकि शेयर के अंदर रिस्क नहीं है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से कंपनी किधर जाना चाहती है? डेप्ट में, क्योंकि कॉस्ट किस केस में कम आती है? डेप्ट में कम आती है। और कंट्रोल के हिसाब से किधर जाना चाहती है? बताओ। कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो कंपनी का कंट्रोल फैलता है क्या और लोगों के पास? हाँ, बिल्कुल फैलता है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जितने लोगों के पास वोटिंग राइट जाएगा, कंट्रोल मतलब वोटिंग राइट, तो जितने लोगों के पास वोटिंग राइट जाएगा वो उतनी अच्छी बात नहीं है। कंपनी को डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। जितने लोगों के पास ज्यादा वोटिंग राइट होगा उतनी ज्यादा कंपनी को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। तो कंपनी फिर अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल किस केस में ठीक है कंपनी के लिए? डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट हम नहीं देते हैं। डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? मालिक नहीं होते हैं, वो केवल ऋण पत्रधारी होते हैं, वो लोन देके बैठे होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि तुम चुपचाप ब्याज लो अपना और निकल लो बस यहाँ से, ना। तुम्हें कुछ भी कंपनी के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ब्याज से मतलब होना चाहिए और इंस्टॉलमेंट से मतलब होना चाहिए। ये लो और पकड़ो। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप सोच रहे होंगे ये कंपनी फिर कितना कंफ्यूज हो जाती है कि शेयर इशू करें कि डिवेंचर इशू करें कि क्या इशू करें, क्योंकि रिस्क के हिसाब से शेयर अच्छे हैं, कॉस्ट के हिसाब से डिवेंचर अच्छी है और कंट्रोल के हिसाब से भी डिवेंचर अच्छे हैं। तभी तो कंपनी क्या करती है? एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? पूंजी संरचना।
तभी तो कंपनी एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है जिसमें डेब्ट और इक्विटी का क्या रखती है, एक मिक्स रखती है। कंपनी एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें डेब्ट और इक्विटी का क्या रखती है, मिक्स रखती है, एक रेशो रखती है। ठीक है, यही कंपनी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, यही कंपनी के लिए सबसे बढ़िया रणनीति होती है। ना तो कोई कंपनी पूरी तरीके से इक्विटी इशू करती है और ना कोई कंपनी पूरी तरीके से क्या इशू करती है, डेब्ट इशू करती है, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे नुकसान है। ठीक है, अगर कल को कंपनी, सपोज करो अगर कल को कंपनी डिवेंचर के लालच में आ जाए और बोले कि भाई मुझे तो डिवेंचर इशू करने हैं क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है और कंट्रोल भी क्या है डिवेंचर में नहीं फैलता, लेकिन अगर मार्केट में मंदी आ गई और फिर आपके पास बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, एक फिक्स पेमेंट टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चला, मार्केट में मंदी आ गई, ठीक है, तो फिर आप सोच रहे हैं कि भाई कॉस्ट चलो कम लग रही थी, लेकिन केवल कॉस्ट से क्या करोगे, आपके माथे पे क्या है हर महीने किस्तों का बोझ आता जाएगा और फिर आप भी क्या बन जाओगे, विजय माल्या की तरह बन जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अब मैं आपको एक दो फॉर्मूले, मतलब 3 फॉर्मूले बताता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं सिंपल, ताकि आप अपने एग्जाम में आंसर लिख के आओ और एग्जाम में आपका जो आंसर है वो दूसरों से क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अपन को देखो आरएस मेंस में करना क्या है, अपन को टॉपिक समझ में आना चाहिए। समझ में से क्या फायदा होगा, आप जितना कम रटेंगे उतना आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, और मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप बिल्कुल रटे ना टॉपिक्स को, क्योंकि जब अपन एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो अपन जो फैक्ट्स होते हैं सबसे पहले भूल जाते हैं। अपन जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही जो अपने फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो उड़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही अपन एग्जाम के बाहर आते हैं तो फिर अपनी बॉडी वापस से ठंडी होने लगती है। ठीक है, और जो फैक्ट्स अपने उड़े थे वो वापस अपने माइंड में आना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए ज्यादा बढ़िया क्या चीज है कि अपन ज्यादा से कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक। अब देखो, आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। याद क्या, मैं समझा दूंगा पूरे के पूरे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ताकि आपका आंसर दूसरों से क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। देखो जितनी भी आरएस की मार्केट में बुक आ रही है उनमें बहुत सारी के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत गंदी तरीके से दे रखे हैं, उसके अंदर कुछ भी टॉपिक को समझा नहीं रखा। तो इसलिए इवन मेरी भी बुक मार्केट के अंदर है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उसको प्रेफर करें, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन यहाँ पे सफिशिएंट है। आपको कुछ भी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वीडियो और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इन लेक्चर्स पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, भरोसा कर सकते हैं। कितने फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, 3। पहला फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, के ई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला किसका होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, के पी। तीसरा फॉर्मूला किसका होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, के डी। अगर आप 2016 का मेंस का पेपर उठाएंगे आरएस का, तो अपने एक चैप्टर है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूं। अगर आप 2016 का मेंस का पेपर उठाएंगे आरएस का, तो अपना एक टॉपिक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके अंदर क्या होता है, एक रेशो नाम से एक टॉपिक होता है। तो आरएस या आरपीएससी ने 2016 के अंदर 2 रेशो पूछ लिए, फॉर्मूले पूछ लिए। ठीक है, सीधा सीधा। तो अपन जब अपन रेशो पढ़ेंगे तो अब उन फॉर्मूले को भी देखेंगे। तो हो सकता है कि आरएस वाले अब की बार वापस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कोई फॉर्मूला पूछ लें। ठीक है, या नहीं भी पूछे तो अपने लिए दूसरों से अपना आंसर अलग हो, तो इसलिए अपन अगर फॉर्मूला लिख के आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। इस तरीके से आपने डायग्राम बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। अपन इतने बड़े हो गए कि अपन को डायग्राम में अगर अपन बना के आते हैं तो अपन को अच्छे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना है ना आरएस के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर एक साथ समझ लेंगे। फॉर्मूला लिखो, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले बनाए ही इंग्लिश में गए थे, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, तो इसका कोई हिंदी वर्जन है भी नहीं, ठीक है। अगर फिर भी लिखना चाहो तो डिविडेंड को क्या लिखते हैं, लाभांश लिखते हैं, और नेट प्रोसीड्स को कितना पैसा आया लिख समझाऊंगा तब आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटू 100 करते ही आंसर किस में आता है, परसेंटेज में। नेट प्रोसीड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपी। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, इसका फॉर्मूला भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले का आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। लिखते चलना इनको साथ ही साथ, फिर आपको कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। इक्विटी शेयर पे कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है, ये अपन जानते हैं, लाभांश पे करती है। नेट प्रोसीड मतलब क्या होता है, कंपनी ने जब इक्विटी शेयर इशू करे थे, जब कंपनी ने शेयर बेचे थे, कंपनी ने शेयर निर्गमन किए थे, कंपनी ने लोगों से पैसे लिए थे, बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो कंपनी ने जब लोगों से पैसे लिए थे या शेयर इशू करे थे, तो कंपनी के पास जो पैसे आए हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड्स। कंपनी के पास कितने पैसे आए जब कंपनी ने शेयर लोगों को दिए, ठीक है, जब कंपनी ने लोगों को शेयर बेचे। तो मान लो कंपनी के पास 1000 रुपए आए, अब कंपनी उस पे से उन शेयर पे क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है, लाभांश पे करती है। तो मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड पे करा, ठीक है, इंटू 100 करो, या ऐसा करो 120 का डिविडेंड पे करा। मान लो कंपनी ने उस पे 120 रुपए का डिविडेंड पे करा, तो कंपनी के पास पैसे कितने आए थे, 1000 रुपए। कंपनी के पास पैसे कितने गए डिविडेंड के नाम से, लाभांश के नाम से, 120 रुपए। तो बताओ कंपनी ने लोगों को कितना परसेंट फायदा दिया, 12% का। तो ये कंपनी की क्या है, कॉस्ट है या नहीं है, कॉस्ट। कंपनी ने कितने पैसे दिए लोगों को, 120 रुपए दिए। कितने रुपए लिए थे कंपनी ने, 1000 रुपए लिए थे। तो कंपनी का टोटल परसेंटेज कितना मतलब कितने कंपनी ने कॉस्ट पे करी, कितना कंपनी ने लागत पे करी है, 12%। तो इसे बोलते हैं के ई। के आपको लग रहा होगा सी, यहाँ पे के, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, वो इसी तरीके से लिखते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर के ही कहते हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपन एग्जाम में सी ई नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से लिखा जाता है। कंपनी जैसे इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करती है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड पे करती है। तो जितना कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे किया, जितना पैसा प्रेफरेंस शेयर से इशू करते समय कंपनी ने लिया था, इंटू 100 कर दो, मतलब ये फॉर्मूला दोनों सेम है। और ऐसे ही डिवेंचर पे कंपनी क्या पे करती है बताओ, डिविडेंड ना पे करके इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, कंपनी ने जितना ब्याज पे करा डिवाइड बाय कंपनी का कितना पैसा आया, इंटू 100 कर दो, तो फिर आ जाएगा आपके पास के डी, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं मिलके, ये दोनों होते हैं का पैसा, इनको बोलते हैं ओनर्स फंड्स, मालिकों का पैसा। और ये डिवेंचर होल्डर कौन है, बाहर वालों का पैसा, ठीक है, समझ में आ गया। वो ऋण पत्र है और ये क्या है, अंश है। क्लियर। तो बताओ आज अपन ने क्या समझा, अपन ने समझा कि कंपनी जो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पे करती है। बताओ कंपनी वैसे कैपिटल ले क्यों रही है, क्योंकि कंपनी को बिजनेस चलाना है, ठीक है। बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो पूंजी लोगों से ले रही है। वो पूंजी किस फॉर्म में ले सकती है, इक्विटी शेयर ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर ले सकती है और डिवेंचर ले सकती है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज लेगी उन सब पे कंपनी को क्या पे करनी पड़ती है, कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कोई ना कोई लागत पे करनी पड़ती है, ठीक है। हर चीज की लागत होती है, हर चीज का कुछ ना कुछ मूल्य होता है, दाम होता है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे तो उधार ले रही है पैसा, तो बस फिर क्या है, अगर कंपनी ने शेयर लिए हैं मतलब शेयर इशू करे हैं, तो शेयर के जरिए पैसा लिया है, तो कंपनी उस पर क्या पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी उस पर क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। कंपनी को किन 3 बातों का ध्यान रखना है, या एक तो रिस्क, एक कॉस्ट और एक कंट्रोल। रिस्क सबसे ज़्यादा किस केस में है, डिवेंचर में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कंपनी को उस पर क्या पे करना पड़ता है, रेगुलर रूप से ब्याज पे करना पड़ता है, ठीक है। और कॉस्ट किस केस में सबसे कम है, डिवेंचर के केस में कॉस्ट कम है। उसका रीजन क्या है बताओ,
क्योंकि डिवेंचर पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है और डिवेंचर की एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या रहती है, शेयर होल्डर से कम रहती है। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर खुद रिस्क बियर नहीं करते, उनका रिस्क कौन बियर कर रहा है, कंपनी, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है, कम है। और तीसरी बात कंट्रोल, कंपनी किस केस में वोटिंग राइट देती है, शेयर के केस में, डिवेंचर के केस में, तो आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग राइट केवल किस केस में दिए जाते हैं, शेयर के केस में। डिवेंचर के केस में कोई भी कंपनी वोटिंग राइट नहीं देती है। समझ में आ गया? तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके ज्यादा शेयर के वोटिंग राइट क्या है लोगों के पास जाएं। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, उसके बाद अपन फिर और भी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपन जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम का कोर्स पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।